गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें हमने जो है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, ये जो है विशेषताएं हमने पढ़ ली। आज है हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार। ये भी जो है हमारे भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है, मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को हमारे संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमारी लोकतांत्रिक सरकार है जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, ना देश के नागरिकों द्वारा। तो हमारे संविधान ने भी देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और नागरिकों के कर्तव्य भी है। 11 मौलिक कर्तव्य भी है नागरिकों के। तो आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। देखो, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। अंडरलाइन कर लो इस पे। मौलिक संविधान वाला जो खंड है वो क्या है? भारत की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उसके जरिए जो है नागरिक देश की सत्ता यानी सरकार को निरंकुश होने से जो है बचाते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस तरह संविधान जो है हमारा, संविधान ने ही नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की गई है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो अन्य उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों में जो है एक बहुसंख्यक जो संख्या में अधिक है, और हमारे यहाँ पर कई जातियों के, भाषाई समुदाय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक लोग भी है, उनके अधिकारों की रक्षा का भी जो है भारतीय संविधान में ये अधिकारों में जो है एक अधिकार दिया गया है, जहाँ पर अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म, इसकी जो है रक्षा का अधिकार दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ये तो इस पे भी अंडरलाइन कर लो। इसका जो है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, यानी प्रत्येक नागरिक के पास वो अधिकार होंगे, प्रत्येक नागरिक उसके लिए दावा कर सकता है। दूसरा यह अधिकार हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो, जिससे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और दूसरा ये जो मौलिक अधिकार है वह उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी है। वो सत्ता यानी जो भी सरकार है वो भी बाध्यकारी है कि जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, वह सत्ता भी जो है बाध्यकारी है कि वो ऐसे कानून बनाए जिससे नागरिकों के इन मौलिक अधिकारों पर कोई आंच न आए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। ऐसे जो है कानून सरकार द्वारा या सत्ता में जो भी सरकार है उसके द्वारा बनाए जाए, इसके लिए भी सरकार क्या है? बाध्यकारी है। यानी वो सरकार जो सत्ता में है वो भी नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए। आगे देखो, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान के सदस्यों ने ये खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए उन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। तो देखो, एक तो हमारे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य भीमराव अंबेडकर ने लिखा था ना संविधान, तो दोहरा उद्देश्य उन्होंने बता दिया। ये उद्देश्य ये आप ध्यान में रखोगे। और फिर
मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का है। नीति निर्देशक तत्व यानी जिन तत्वों को वो नागरिकों के मौलिक अधिकार में नहीं जोड़ सके उनको जो है नीति निर्देशक तत्व बना दिए कि किसी भी सरकार को या किसी भी राज्य को और ज़्यादा लोक कल्याणकारी बनने के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों का भी पालन करना चाहिए। इनमें नीति निर्देशक तत्वों में चाहिए शब्द लगा होता है कि सरकार जो है और अधिक कल्याणकारी होने के लिए ये कार्य भी नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के हित में कर सकती है। नागरिकों के लिए ये कार्य भी सरकार को करने चाहिए, उसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। जबकि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या जो है किसी भी कानून में मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए सरकार क्या है, बाध्य है। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकारों में अंतर भी हो जाता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो सरकार क्या है, बाध्य है। वो ऐसा कानून ना बनाए, कोई भी सरकार सत्ता में है जो कि जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो है चाहिए शब्द लगा होता है कि इसके लिए सरकार, इनके लिए सरकार बाध्य नहीं है। कई नीति निर्देशक तत्व ऐसे हैं जो आज मौलिक अधिकार बनाने की उनको आवश्यकता है कि वो मौलिक अधिकार होने चाहिए, जिससे फिर बाध्य हो जाएगी सरकार, तो वो कार्य सरकार को लोगों के भलाई के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए करने ही होंगे। तो ये हो गया आपके मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे मौलिक अधिकारों का वर्णन कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार है और कौन सा मौलिक अधिकार क्या कहता है। ये अंतरात्मा वाली बात भी आप ध्यान रखोगे, उद्देश्य भी ध्यान रखोगे, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था वो भी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आपको। अब देखो आप, ये जो है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं भारतीय संविधान, ये प्रश्न बनेगा आपके पूरा कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ जो है अधिकार ये है। प्रश्न होगा आपके, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, और यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का होमवर्क भी आपका यही है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आप प्रश्न लिख लेना। प्रश्न क्या है, सुन लो ध्यान से, कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यही आपका क्या है, आज का HW है। ठीक है, आज का HW कर लेना। प्रश्न समझ ही गए होंगे कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अब देखो, भारतीय संविधान द्वारा जो है नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए, 6 मौलिक अधिकार दिए गए। अब इसमें कुछ का वर्णन है तो कौन कौन से का है वो देख लेना आप। तो 6 मौलिक अधिकार, पहले तो 6 मौलिक अधिकारों के क्रम से नाम लिखोगे आप। पहला है नंबर 1 डाल के कि भारतीय, आप उत्तर लिख लेना, उत्तर भारतीय संविधान द्वारा उल्लेखित नागरिकों को दिए गए 6 मौलिक अधिकार, इस तरह लिख के। और पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह एक एक लाइन में एक एक नाम लिखोगे, जो अभी मैंने बोले हैं वो आप सुनकर भी लिख सकते हो। अब हम वर्णन पढ़ेंगे। पहला समानता का अधिकार। देखो समानता का अधिकार क्या है। समानता के अधिकार का मतलब है कि देश में के सभी नागरिक क्या है, समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और कानून सबके लिए समान है। ये मतलब है समानता के अधिकार का, कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कानून किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और कानून भी सबके लिए समान है। सभी नागरिकों को जो है कानून का समान रूप से पालन करना होगा। ये है समानता के अधिकार में मुख्य 2 बातें। तो देखो समानता के अधिकार का वर्णन। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ अपवाद है जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। इसी में देखो, अभी एक प्रश्न भी बन जाता है, छुआछूत को कौन से मौलिक अधिकार में निषेध बताया गया है? समानता के अधिकार में, क्योंकि समानता के अधिकार के तहत सभी नागरिक समान है, तो छुआछूत हम कर ही नहीं सकते। किसी भी नागरिक को जो है ऊंचा नीचा जाति पाति के अनुसार बता ही नहीं सकते। तो छुआछूत अनुच्छेद 17 है। छुआछूत को अगर कोई करता है किसी व्यक्ति के साथ, तो अनुच्छेद 17 के अनुसार उसको जो है दंड दिया जाता है। तो ये हो गया समानता का अधिकार, इसका आप वर्णन करोगे पूरा। दूसरा देखो, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब होता है कि देश के नागरिक जो है अपने ही देश में स्वतंत्र है, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो ऐसे नहीं कि वो जैसे जो ही करे। उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं स्वतंत्रता के अधिकार में, कि वो अपने देश में कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, किसी देश में कहीं पर भी व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह की जो है स्वतंत्रताएं दी हुई है। तो देखो, स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, पहली विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो जो है सरकार अगर उनके लिए कुछ गलत कानून बना देती है, गलत नीतियां बनाती है, तो उसका भी विरोध कर सकते हैं। अपने जो है विचार जो भी है अच्छे बुरे वो प्रकट कर सकते हैं। पहली स्वतंत्रता यही है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें वो भाषण दे सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पैसा या कारोबार करने का अधिकार मिला हुआ है। कौन से अधिकार के तहत? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। तो इस प्रकार 6 प्रकार की है स्वतंत्रता इस स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, तो दूसरे का वर्णन हो गया। तीसरा देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जो है जैसे दास प्रथा का उन्मूलन किया गया है, बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जो है कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जैसे गरीबी अमीरी के अनुसार या जाति पाति के अनुसार किसी भी प्रकार किसी का जो है शोषण नहीं करेगा। उसको जो है जितना उससे काम लिया जा रहा है उतना उसको जो है उतनी उसको मजदूरी या पैसा उसको दिया जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। दास प्रथा, पहले लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। और बाल श्रम, ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार का पूरा मुद्दा है कि अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप जो है किसी काम पर रख रहे हो तो उसके इस शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन किया जा रहा है। वो भी शिकायतें हो जाती है ना, तो इसके विरुद्ध ही होती है ये नागरिकों, क्योंकि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार है उसको, वो सिर्फ शिक्षा प्राप्त करेगा। मानव व्यापार नहीं हो सकता है इसमें, कोई दास प्रथा वाला। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन देखो। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम यानी जबरदस्ती मेहनत करवाना, बेगार करवाना यानी काम करवा लेना और पैसा नहीं देना, ये भी इसके विरुद्ध है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। किसके तहत? शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको कानूनन सजा मिलती है। यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो कानून हनन करने वाले को क्या देगा? सजा देगा। तो ये मानव व्यापार किसी को, आजकल पहले दासों का व्यापार होता था, ये नहीं होता है, नहीं हो सकता। और अगर पता चल जाता है तो कानून उसको सजा देता है। किसी से हम बिना पैसा दिए बेगार नहीं करवा सकते, जबरदस्ती नहीं करवा सकते। जितना समय है उतने ही समय काम करवाएं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नौकरी पे, इसे मजदूरी पर नहीं रखे, इस तरह। तो इसका वर्णन ये कर लेना आप। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आएगा कि देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, कि नागरिक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। उन पर किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी धार्मिक रूप से भारतीय नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता है, वो चाहे तो अपना धर्म भी बदल सकते हैं। तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का
अधिकार है। यानी सरकार जो है धार्मिक मामले में किसी भी व्यक्ति में के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोई जो है हिंदू से मुसलमान बन गया या मुसलमान से सिख बन गया, कुछ भी बन गया, तो ये नहीं कि उसका केस कर दे कि ये हिंदू से मुसलमान बन गया, तो वो ऐसे केस होते ही नहीं है। सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक मामलों इसमें किसी भी धर्म को अपनाने या प्रचार प्रसार करने, मंदिर मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये हो गया चौथा। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें है कि अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों का पढ़ा था ना हमने, तो जो है अल्पसंख्यक लोग जो हमारे यहाँ पर है, किसी भी धर्म के, भाषा के, संस्कृति के अल्पसंख्यक, उनको अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की और शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति है। जैसे मदरसा मुसलमान चलाते हैं ना, वो स्कूल है, तो इस तरह से। तो देखो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अपने शिक्षक, जैसे जैनियों के भी होते हैं वो स्थानक वगैरह, वहाँ वो अपने धर्म की शिक्षा देते हैं, मदरसा है, ये इस तरह से जो है खोल सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का, किसी भी भाषा का व्यक्ति, किसी भी संस्कृति का व्यक्ति हमारे देश में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है, शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकता है अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इम्पोर्टेंट है। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार अगर के तहत नागरिक जो है अपने किसी भी ऊपर दिए हुए 5 अधिकार है ना, किसी भी अधिकार का हनन होने पर जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही कोई नागरिक जो है न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत नागरिक जो है न्यायालय में जा सकता है। और ये अधिकार ही अन्य जो 5 अधिकार अब ऊपर के हमने पढ़े हैं वो अधिकार हमें दिलाता है। इसको जो है इनके अधिकारों की, संविधान की आत्मा कहा गया है। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। कौन से अधिकार का सहारा लेके? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का सहारा लेके। अगर इस छठे अधिकार को हटा दे, मौलिक अधिकार है उसमें से इसको हटा दे तो बाकी सारे अधिकार भी शून्य हो जाएंगे, आत्माहीन हो जाएंगे, उनका भी कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये अधिकार ही नहीं रहेगा हमारे पास। तो अगर उन अधिकारों में से किसी का भी कोई हमारे साथ छुआछूत कर रहा है या कोई किसी प्रकार की हमें स्वतंत्रता नहीं दे रहा, तो उन अधिकारों की मांग के लिए भी हम अदालत में नहीं जा सकते। तो फिर हो गए ना, सारे शून्य हो गए, बेकार हो गए। तो ये अधिकार जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। और सारे अधिकार किस पे? इसी पे टिके हुए हैं। इसी अधिकार के तहत हम अन्य अधिकारों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कल मैंने इसीलिए छोड़ा था, ये थोड़ा बड़ा था ना, इसलिए। ये अपना पाठ पूरा हो गया है। थोड़ा सा ये देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अब आप ये बताओगे। हमने पढ़ लिए सारे। तो पहला देखो, यदि 13 साल का बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो उसके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? कौन सा अधिकार आएगा इसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि उसी के तहत हम 14 साल से कम आयु के बच्चे को मजदूरी पर नहीं लगा सकते। तो आप ये भी करोगे, ये भी SW में ही है आपके। ये लाइन लिखकर आप जो है लिखोगे नीचे कि इसमें मौलिक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आ रहा है समझ में आपके? पहले ये लिख लो कि निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये प्रश्न है आपका। फिर ये 1 नंबर डाल के ये लाइन लिखो और इसके नीचे इसका उत्तर लिखो। उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, इस तरह से। दूसरा देखो, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो उसके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है इसमें? क्योंकि नागरिकों को तो देश में कहीं पर भी जो है कार्य करने का अधिकार है भारत के नागरिकों को। अगर दूसरे राज्य का नेता उसको वहाँ काम करने से रोकता है तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन। इसमें उत्तर क्या आएगा? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इस लाइन में। अगला देखो, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है
तो इसमें कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? वो जो है शैक्षणिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है उसका 5वां अधिकार है ना, उसका हनन हो रहा है। तो इसमें आप नंबर डाल के उत्तर लिखोगे, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन, इस तरह से। अगला देखो, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो भाषा लिंग के आधार पर तो किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं सकते, तो महिला है तो भी उसको पदोन्नति देनी पड़ेगी। तो ये कौन से अधिकार का नहीं दे रहा है, तो कौन से अधिकार का हनन कर रहा है? समानता के अधिकार का। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? समानता के अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, वीडियो देख के अच्छे से आज का होमवर्क आपके 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, और एक ये है, ये लिखकर इन सब में जो है कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है उत्तर लिख के लिखना है कि उत्तर शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन, उत्तर, ये लाइन भी लिखोगे नंबर डाल के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर उत्तर लिखना है। ठीक है, ये हो गया अपना पाठ पूरा। आज का होमवर्क आपको वीडियो में दे दिया गया है, तो आप इसको करोगे।